गुजरात इंसानी स्मगलिंग का कई दहाइयों से गढ़ समझा जाता है। वो एजेंट माफिया इतना मुनज़्ज़म है, उनका एक जो मेन जिसको सरगना कहा जा सकता है, हमजा नाम है, वो अभी तक लीबिया में और पाकिस्तानी हुकूमत अभी तक उसको गिरफ्तार करने की कोशिशों में ही है। वो बंदा नहीं गिरफ्तार हुआ। इस वाक़े को 15 रोज़ गुजर चुके हैं। एक रेस की वेव है, रिश्तेदारों के साथ रेस है, हमसायों के साथ वेव है। जैसे ही कोई हमसाया पहले गया होता है और एक बाद वाला यूरोप में जाता है ना, तो यूरोप से जाके वो वहाँ से पैसे भेजता है, तो वो फिर एक जो है 3 मंजिला बड़ी इमारतें वो खड़ी करता है। तो जो बाद में गया होता है उसके फैमिली कहती है उसने तो गाड़ी भी ले ली। अब वो फिर बाद में वो 3-4 महंगी गाड़ी लेता है। फिर इसी रेस पे वो कहता है पापा मैं आपको पैसे भेजता हूँ, आप बिल्डिंग खड़ी करने के साथ साथ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नोमान मकसूद और आप देख रहे हैं सोनो टीवी डिजिटल। और मेरे साथ मेरे कैमरामैन हैं फ़रहान अली। आज हम गुजरात आए थे और ख़ुसूसी तौर पर एक डॉक्यूमेंट्री आपके लिए तैयार करनी थी, जिसमें डंकी लगा के जाने वाले नौजवानों का अंजाम क्या होता है, इससे मुतल्लिक बहुत अहम इंकशाफात हम करने जा रहे हैं सोनो टीवी पर। और बहुत जल्द वो डॉक्यूमेंट्री आप देखेंगे। हमारे साथ थे हमारे रिपोर्टर गुजरात से अब्दुल सलाम। इन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस हमें कवर करवाए जिन्हें देखकर ना सिर्फ दुख हुआ बल्कि बड़ी अहम ख़बरें हमें मिली हैं आप लोग। और आज के दिन में हमने बहुत सारे रिक़त आमेज़ मनाजिर भी देखे, जिसमें 7 जनाजे उठे और उसमें उन नौजवानों की माएँ भी हमने रोती हुई देखी, जो अपने बच्चों को जिन्होंने बहुत मेहनत से जवान किया। उन भाइयों को भी देखा जिन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी अपने उस भाई से और बहुत सारे वादे करके गया था। और ऐसे वालिदैन भी देखे जिन्हें ये पता ही नहीं था कि उनके बच्चे यहाँ से किस मकसद के लिए और कहाँ गए हैं। नौजवान था जो पंजाब पुलिस में था और यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद यूरोप जो था वो डंकी लगा के जाने की कोशिश कर रहा था। और लीबिया में जो 28 नौजवान जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो डूबे थे कश्ती में, उसमें वो नौजवान भी शामिल था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब्दुल सलाम से। अभी कितने लोग बाकी हैं ऐसे जिनके जनाजे उन्होंने भी करने बाकी हैं और उनकी मैयतें यहाँ आना बाकी हैं? जी बिल्कुल, अभी तक तो 6 जो मैयतें हैं वो गुजरात में जो हैं उनकी हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो आ चुकी हैं। टोटल 7 मैयतें आज लाहौर आई थी। जो 3 मैयतें वसूल हुई हैं गुजरात के, जो जिनकी शनाख्त हुई है, उनमें एक भोजपुर का है मोहम्मद अली, इसी तरह जो दूसरा है वो तुकीर है कांस्टेबल 30 साल का, और एक गुजरात शहर हवाजगंज का महल्ले का जो है मोहम्मद अवैस है 22 साल। इनकी मैयतें जो हैं वो आज आ चुकी हैं और बाकी जो हैं अभी तक वो गुज़िश्ता 15 रोज़ से उनके लवाकिन हैं। किसी की वालदा है, किसी की बेवा है, किसी के बच्चे हैं, वो अपने वालिद की मैयत के इंतज़ार में अभी तक जो है वो अश्क बहा रहे हैं। ये अभी जो आपको अब्दुल सलाम ने बताया, ये ऐसे नौजवान हैं जिनमें एक 22 साला नौजवान था जो मोटरसाइकिलों की दुकान के ऊपर काम करता था, और जो सबसे यंगेस्ट मेरा ख्याल है नौजवान था जो यहाँ से गया था। तो ये कैसे वहाँ पहुँचा था? जितने भी ये लड़के हैं ये इस दफ़ा दुबई से गए हैं। आगे जो इनका ट्रैक होता था वो तुर्की से दूसरा जो ट्रैक किया करते थे, तुर्की वाला से किया करते थे, वहाँ से ये इटली जाया करते। लेकिन इस दफ़ा ट्रैक जो है डिफरेंट आया, हमें भी देखने में। एक दफ़ा हम रिपोर्टिंग करते हैं गुज़िश्ता कई सालों से इस तरह के वाक़यात की, तो इस दफ़ा लीगली ये यहाँ से दुबई गए हैं। दुबई से फिर ये वाया मिस्र, और मिस्र से फिर जब ये लीबिया पहुँचे हैं, वहाँ जाकर इनकी जो कश्ती है वो डूबी। और 95% जैसे FIA वालों ने बताया वो सारे यंगस्टर ही थे। जो मोहम्मद अवैस है वो यहाँ पर मोटरसाइकिल मैकेनिक था, सुहाने हाब के चक्कर में। और गुजरात में एक बड़ा बुरी एक ये वेव है, एक रेस की वेव है, रिश्तेदारों के साथ रेस है, हमसायों के साथ वेव है। वो वेव ये है कि जैसे ही कोई हमसाया पहले गया होता है और एक बाद वाला यूरोप में जाता है ना, तो यूरोप से जाके वो वहाँ से पैसे भेजता है, तो वो फिर एक जो है 3 मंजिला बड़ी इमारतें वो खड़ी करता है। उसी पे जो पहले गया हो तो उसके घर वाले उसे फ़ोन करके कहते हैं यार वो बाद में गया है तो इसने बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली है, तुमने क्या किया है? फिर इसी रेस पे वो कहता है पापा मैं आपको पैसे भेजता हूँ, आप बिल्डिंग खड़ी करने के साथ साथ एक फार्चूनर गाड़ी ले लें। वो काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी है। वो जब फार्चूनर लेता है तो जो बाद में गया होता है उसके फैमिली कहती है उसने तो गाड़ी भी ले ली। अब वो फिर बाद में वो 3-4 महंगी गाड़ी लेते हैं। फिर ये वेव इसी तरह रेस में चलती है, और फिर रेस के साथ साथ ये फिर एंड ऑफ द डे जो होता है वो क्राइम पे आ जाता है। गुजरात में इससे क्राइम भी प्रमोट होता है, और फिर एंड ऑफ द डे ये मर्डर्स की तरफ जो कहानी है रुख मोड़ती है। तौकीर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि उसने बैरून मुल्क जाना है, और उसने अपने घर वालों को भी अचानक ही बताया कि उसने कल रवाना होना है। छोटे छोटे उसके बच्चे थे,
और उसके घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि तौकीर ऐसा कदम उठा सकता है, सिर्फ इसलिए जिस तरह से बताया अब्दुलसलाम ने कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ से जाने का, यूरोप जाने का। छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर छोटी छोटी गलियों के अंदर बड़े बड़े घर बनाए हुए लोगों ने, और इन बड़े बड़े घरों के अंदर जो रहने वाले वो उसी तरह से सादा तबीयत के, सिर्फ इनको रहने की आदत है इन बड़े घरों के अंदर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर लेने की। और एक घर जो था, एक छोटा सा 1 या 1.5 मरले का घर होगा जो सिर्फ एक कमरे के ऊपर मुश्तमिल था, और उस घर के अंदर गिनती के कुछ बर्तन होंगे। जो घर के छोटे छोटे बच्चे थे, जिनमें एक सबसे बड़ा बच्चा जो था वो 10 से 12 साल का होगा, उससे छोटा एक 7-8 साल का बच्चा, लेकिन सबसे छोटा जो था एक हसन बच्चा था, जिसके साथ हमने जब बात की तो वो बच्चा अब भी इंतज़ार कर रहा था अपने वालिद का, और वो ये कह रहा था कि मेरे बाबा जब आएंगे तो मेरे लिए गाड़ी लेके आएंगे। महर नदीम उनका नाम था, जो अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी बहन की शादी कराने के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए यहाँ से निकले थे और इसी कश्ती में हादसे का शिकार हुए थे। तो उसके बारे में अब पूछते हैं अब्दुलसलाम से कि अब क्या सूरत हाल बताई जा रही है उनके बारे में, उनके घर वालों को क्या बताया, किसी ने रब्ता किया उनसे? बेसिकली देखें जी, ये तो रब्ता करना चाहिए था हमारी गवर्नमेंट को कि उनकी डेड बॉडीज़ लाई जाएं। बेसिकली गुजरात इंसानी स्मगलिंग का कई दहाइयों से गढ़ समझा जाता है। ये इंसानी स्मगलर्स के लिए गोल्ड माइन की हैसियत रखता है गुजरात और मंडी, जिस पर जो है वो जो नहीं भी है, जो वेल सेटेड नहीं भी है, ये इंसानी स्मगलर उसको लालच देते हैं, तुम डन बेस पे करो। डन बेस ये होता है कि आप यहाँ से चले जाते हैं, कुछ भी नहीं, आप 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं देते इंसानी स्मगलर्स को। आप उधर जाते हैं, वो अपने चुंगल में, पूरे अपने ट्रैप में जो है वो आपको फंसा लेते हैं। जैसे ही आप, जिस तरह अब ये आपने देखा लीबिया वो पहुंचे हैं, अब वो जंट माफिया क्या करेगा, वो वहाँ से बैठा जंट माफिया जो नेटवर्क है वो यहाँ गुजरात वाले अपने एक्टिव करेगा, बंदों को, अपने हेल्पर्स को एक्टिव करेगा, वो उनके घरों में जाएंगे और फिर वहाँ से वाया फ़ोन के ज़रिए उनसे बात की जाएगी और फिर उनसे कैश रिसीव की जाएगी। इसी पे एफआईए ने 2 कैशियर को जो है वो जो कैश वगैरह रिसीव किया करते थे, वो एफआईए ने, गुजरात एफआईए ने, जब जैसे ये वाक़या आया, रूनमा हुआ, तो उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया और उसके बाद एक जो है सुनयारा है उसको भी गिरफ़्तार किया। लेकिन एक चीज़ है इसमें अलमिया है कि जैसे ये वाक़यात बढ़ते हैं तो तब एफआईए हमारी जो है वो एक्टिव होती है, और वो सिर्फ इन चंद दिन के लिए होती है, जब तक मीडिया के ऊपर जब हमारी ये वेव चल रही होती है तो इन दिनों के लिए वो एक्टिव होती है। इसी तरह महर नदीम, तो उसके लवाहिकीन के मुताबिक उसके दोस्त ने ही उसके पैसों का अरेंज किया था। वो यहाँ से दोनों दोस्त जो है वो गए थे, लेकिन जो उसकी मौत है वो उसको वहाँ पर लीबिया में लेगी, लेकिन उसका दोस्त जो है वो उस दिन कश्ती पे सवार ना हुआ। लेकिन महर नदीम 35 साल जो है वो सुहाने हाब लेकर अपने फैमिली को पीछे से वेल सेटेड करने के लिए, अपनी बहन की शादी करने के लिए वो मौत की वादी में चला गया। ये बताइएगा कि अब तक जो आप अंदाज़ा लगाया जाएगा 2022 का, तो कहा जाता है कि गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस, पूरे पाकिस्तान में केसेस एक तरफ और गुजरात के अंदर केसेस जो हैं वो एक तरफ हैं। तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जो है वो 800 के करीब जो है एफआईए के मुताबिक जो है उन्होंने इस तरह के मुकदमात को दर्ज किया है इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ, और उनकी तो वो जैसे वो कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी हैं, लेकिन वो कार्रवाइयाँ आपको भी पता किस हद तक मौसर होती हैं। जिस तरह से अब्दुलसलाम ने बताया, आज हम जब गए थे एफआईए के ऑफिस में तो वहाँ पर भी हमने देखा कि 3 एप्लीकेशंस हमारे सामने ही ऐसी आई कि जिनमें किसी ने 4 लाख रुपया दिया, किसी ने 12 लाख रुपया दिया, किसी ने 20 लाख रुपया दिया, और ये कहा गया जी कि जब आपका बंदा वहाँ पहुँच जाएगा तो उसके बाद रकम ये हवाले की जाएगी। और बहुत सारे ऐसे इंकशाफात हैं जो आप देखेंगे हमारी डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि वहाँ पर उन लोगों के साथ हाल क्या किया जाता है जो यहाँ पर उनके प्यारे बैठे होते हैं, कि जो वहाँ पहुँचते हैं लीबिया से, जब उनको यूरोप के लिए ले जाया जाता है तो उससे पहले ये मुतालबा किया जाता है उनसे कि वो रकम पहले हवाले करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ये वाक़या जब आया था तो उसी दिन यानी 21 और 22 की शब को ये वाक़या हुआ है लीबिया में, उसी से अगले दिन आप सोशल मीडिया पे जो है गुजरात के इलाकों के, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का जो एरिया है वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई इन्हीं नौजवानों की जो उस लीबिया कश्ती के हादसे में शिकार हुए, और उनसे एक हलफ लिया जा रहा था, और हलफ में बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे जंट माफिया की तरफ से कहा जा रहा था कि आपको बड़ी कश्ती में नहीं छोटी कश्ती में सवार करके भेजा रहा है। वो छोटी कश्ती स्पीड बोट थी, वो स्पीड बोट पे ना ही उनको लाइफ जैकेट्स दी गई थी। वो जंट माफिया इतना मुनज़्ज़म है, उनका एक जो मेन जिसको सरगना कहा जा सकता है, हमज़ा नाम है उसका, एफआईए की जानिब से बताया गया, वो अभी तक लीबिया में, और पाकिस्तानी हुकूमत अभी तक उसको गिरफ़्तार करने की कोशिशों में ही है, लेकिन 28 बंदों की इसमें जान चली गई है, लेकिन अभी तक वो बंदा नहीं गिरफ़्तार हुआ। इस वाक़े को 15 रोज़ गुजर चुके हैं। ये आपने सुना कि अब्दुलसलाम ने जिस तरह से कहा, और एफआईए भी ये कह रही है कि जो उसके घर वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन पर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अब तक उस शख्स तक पहुँचने में एफआईए
नाकाम रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से। कहा जा रहा है कि इस नेटवर्क को किसी तरीके से तोड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनके चिराग गुल हो चुके हैं और इन दो वाक़यात के अंदर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है जो डंकी लगाने के बाद यूरोप के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी और जान से हाथ धोने पड़े। जो लोग भारी रकम देने के बावजूद भी मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देख रहे थे कि उनका मुस्तकबिल महफूज होगा, उनके ख़ानदान का मुस्तकबिल महफूज होगा, उन्होंने बड़े बड़े घर बनाने थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेनी थी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और यही समझाना चाह रही है पाकिस्तानी हुकूमत भी कि किसी तरीके से गैर कानूनी तौर पे जो इक़दाम उठाया जाता है उससे ना सिर्फ उनके घरों में सफ़े मातम बिछता है, बल्कि पाकिस्तान की भी बदनामी होती है। और इस बदनामी से बचने के लिए सख्त इक़दाम उठाया जाएगा या सख्त कानून जो है वो अमल में लाया जाएगा, तभी इस तरह के इक़दाम पर काबू पाया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इससे मुतल्लिक़ आपने ज़रूर बताना है। और आपके प्यारे अगर इस तरह से किसी एजेंट के चुंगल में फंसे हुए हैं तो आपने हमसे रब्ता ज़रूर करना है ताकि FIA तक ये आवाज़ पहुंच सके। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा और हमारी डॉक्यूमेंट्री जो है वो आपने ज़रूर देखनी है और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।